हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोतिया एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। दोस्तों, यदि कोई माननीय न्यायालय 125 सीआरपीसी में भरण पोषण का आदेश कर दे, फिर भी विपक्षी पार्टी बदनीयति पूर्वक पीड़ित पक्ष को उसका पेमेंट मंथली नहीं पेमेंट करे भरण पोषण भत्ते का, तो ऐसे में पीड़ित पक्ष को क्या करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि 125 सीआरपीसी का स्कोप क्या होता है, एप्लीकेशन कैसे न्यायालय में पेश की जाती है और किस प्रकार से यदि पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिलता है और एप्लीकेशन लगाने के बाद जो है पक्षकार को जो पेमेंट नहीं करता है, न्यायालय ऑनरेबल मजिस्ट्रेट साहब या ऑनरेबल फैमिली जज साहब जेल भेजने के आदेश कर सकते हैं। इससे पहले मैं निवेदन करूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, 125 सीआरपीसी स्टार्ट करने से पहले हम सेक्शन 125 सीआरपीसी सेक्शन 125 का जो सब सेक्शन 1 है सीआरपीसी का, जो भरण पोषण भत्ता मेंटेनेंस के बारे में बताता है, उसको मैं पढ़ना चाहूंगा। सेक्शन 125 1 सीआरपीसी, इफ एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मींस neglect or refuse to maintain his wife, unable to maintain himself or his legitimate or illegitimate minor child, whether married or not, unable to maintain itself, or his legitimate or illegitimate child who has attained majority, where such child is by reason of any physical or mental abnormality or injury unable to maintain itself, or his father or mother unable to maintain himself or herself, a magistrate of the first class may, upon proof of such neglect or refusal, order such person to make a monthly allowance for the maintenance of his wife or such child as such magistrate thinks fit, and to pay the same to such person as the magistrate may from time to time direct। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसका ये मतलब हुआ कि यदि कोई पर्सन जिसके पास सफिशिएंट मीन्स है और वो मेंटेन करने से नेग्लेक्ट करता है, किन किन व्यक्तियों को? उनकी वाइफ को, या उनके लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट चिल्ड्रंस को, या माता पिता को जिनके पास अपने आप को मेंटेन करने के सफिशिएंट मीन्स नहीं है, तो जब एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट के सामने पेश की जाती है तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है कि भरण पोषण भत्ता उन व्यक्तियों को दिलाया जाए, और ये मंथ टू मंथ के ऑर्डर कर सकता है। अब सबसेक्शन 2 इस बारे में क्या कहता है? ये कहता है such allowance shall be payable from the date of order or if so ordered from the date of application for maintenance। इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि ऐसा अलाउंस या तो प्रार्थना पत्र के दिनांक से दिया जा सकता है, या यदि ऐसा आदेश हो तो आदेश के दिनांक से दिया जा सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण 125 3 सीआरपीसी, जिसके लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, कि यदि ऑर्डर करने के बाद भी कोई पक्षकार पीड़ित पक्ष को मेंटेनेंस का भत्ता ना दे तो एक एप्लीकेशन 125 3 सीआरपीसी में पेश करनी पड़ती है। 125 3 सीआरपीसी में पढ़ना चाहूंगा, इफ एनी पर्सन सो ऑर्डर्ड फेल्स विदाउट सफिशिएंट कॉज टू कंप्लाई विद द ऑर्डर, एनी सच मजिस्ट्रेट में फॉर एवरी ब्रीच ऑफ द ऑर्डर इशू ए वारंट फॉर हैविंग levying the amount due in manner provided for levying fines, and may sentence such person for the whole or any part of each month's allowance remaining unpaid after the execution of the warrant to imprisonment for a term which may extend to 1 month or until payment if sooner made, provided that no warrant shall be issued for the recovery of any amount due under this section unless application be made to the court to levy such amount within a period of 1 year from the date of which it became due। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसका ये मतलब हुआ कि यदि किसी पर्सन के खिलाफ आदेश किया जाता है कि वे मेंटेनेंस का अमाउंट दे, लेकिन वो आदेश की अवहेलना करता है, एक बार या प्रत्येक बार उसकी अवहेलना करता है, तो एप्लीकेशन पेश करने पर वो मजिस्ट्रेट उसको ऑर्डर कर सकते हैं कि इनको सेंटेंस जेल भेजा जाए और तुरंत वो पैसा दिलवाया जाए, और यदि उसकी अवहेलना है तो उसको जेल भी भेजा जाए। और ये एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र कब पेश किया जा सकता है? लास्ट प्रीसीडिंग 1 ईयर के लिए पेश किया जा सकता है। अब इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि कौन कौन एंटाइटल्ड है मेंटेनेंस के लिए। तो सब सेक्शन 4 ही कहता है कि नो वाइफ शेल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एन अलाउंस फ्रॉम हर हस्बैंड अंडर दिस सेक्शन इफ शी इज लिविंग इन एडल्ट्री और इफ विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन शी रिफ्यूज टू लिव विथ हर हस्बैंड और इफ दे आर लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट। इसमें बात महत्वपूर्ण ये है कि यदि कोई वाइफ एडल्ट्री में रहती है तो वो कंपनसेशन प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है।
अब क्वेश्चन है, ऐसी एप्लीकेशन को किस प्रकार से ड्राफ्ट किया जाता है? तो सबसे पहले फैमिली कोर्ट का नाम लिखें या उस मजिस्ट्रेट साहब की अदालत का नाम लिखें जिन्होंने 125 सीआरपीसी का ओरिजिनल ऑर्डर पेश किया है। उसके बाद पीड़ित पक्षकार अपना पूरा नाम, एड्रेस लिखे, बनाम लिखे। विपक्षी पार्टी जिसने मेंटेनेंस अदा नहीं की है उसका पूरा नाम, एड्रेस लिखे। उसके बाद टाइटल लिखे कि भरण पोषण भत्ता कब से कब तक नहीं दिया गया, इस बाबत सेक्शन 125(3) सीआरपीसी के अंतर्गत प्रार्थना पत्र बाबत दिलाए जाने भरण पोषण भत्ता। इसके बाद एप्लीकेशन ड्राफ्ट करें, उसमें लिखें कि हमने मतलब एप्लीकेंट ने 125 सीआरपीसी माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की थी। माननीय न्यायालय ने आदेश कर दिया कि प्रार्थी को विपक्षी से इतने रुपए प्रति माह दिलवाए जाएं, परंतु विपक्षी ने बदनीयती पूर्वक वह राशि अदा नहीं की है। इसके बाद स्पेसिफिक लिखें कि कब से कब तक राशि अदा कर दी, जबकि कब से कब तक की राशि अदा नहीं की है, और उसका टोटल अमाउंट लिखें। और फिर ये लिखें कि माननीय न्यायालय आदेश पारित करके उतनी राशि जो बकाया है वह प्रार्थी को विपक्षी से दिलवाए तथा विपक्षी को विधि अनुसार जेल भेजने की कार्यवाही की जाए। इस कारण से इसके साथ में अब प्रश्न उठता है कि क्या क्या हम डॉक्यूमेंट्स लगाएं। तो इस प्रार्थना पत्र के साथ सबसे पहले तो शपथ पत्र लगाइए। कोई बैंक स्टेटमेंट हो, मान लीजिए कि विपक्षी जो है बैंक में पैसा जमा कराता है तो बैंक स्टेटमेंट साथ में लगाएं। इसके अलावा ओरिजिनल 125 सीआरपीसी का ऑर्डर जो पास हुआ है वो भी साथ में लगाएं, जिससे मजिस्ट्रेट साहब ये देख सकें कि वो ऑर्डर क्या था, वरना उनको पत्रावली जो है तलब करनी पड़ती है। और प्रार्थना पत्र में स्पष्ट लिखें कि कब से कब तक का अमाउंट बाकी है और उसकी कितनी राशि बाकी है और वह दिलवाई जानी आवश्यक है। और प्रार्थी जो है आज तक भी अपने भरण पोषण का ऑर्डर पास होने के बाद भी उस पर भरण पोषण का कोई भी ऐसा कारण नहीं हुआ है कि वह स्वयं अपना भरण पोषण कर सकता है। ये सब लिखने के बाद कोर्ट फीस लगा करके न्यायालय में पेश करें। अब प्रश्न उठता है कि किस न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करें? तो उसी न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करें जिन्होंने ओरिजिनल 125 सीआरपीसी का ऑर्डर पास किया है। अब एक और प्रश्न उठता है कि ऐसे कितने प्रार्थना पत्र पेश किए जा सकते हैं? तो जब तक वो डिफॉल्ट पेमेंट करते रहेंगे विपक्षी, उतने प्रार्थना पत्र पेश किए जा सकते हैं। इसके बाद एक और प्रश्न उठता है कि एक प्रार्थना पत्र में कितना डिफॉल्ट का अमाउंट क्लेम किया जा सकता है? तो अब बड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है कि लास्ट प्रीसीडिंग 1 ईयर के लिए ही एक प्रार्थना पत्र पेश हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी ने 1.5 साल तक 125 सीआरपीसी का प्रार्थी को पेमेंट नहीं किया और उसने 1.5 साल के लिए प्रार्थना पत्र भी नहीं लगाया, तो वो केवल 1 वर्ष तक का ही प्रार्थना पत्र में क्लेम कर सकता है। इसलिए इसको 1 साल के अंदर अंदर ही पेश कर देना चाहिए, वरना उतना पेमेंट जो है आप न्यायालय से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि ये सब करने के बाद कोर्ट क्या कर सकती है? कोर्ट कह सकती है कि आप तुरंत दीजिए, और यदि वो पेमेंट नहीं करते हैं तो उनको जेल भेजने के आदेश किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि अनपेड मेंटेनेंस अमाउंट है तो उसका प्रार्थना पत्र 1 साल के अंदर अंदर तुरंत पेश कर दिया जाना चाहिए, ताकि मेंटेनेंस का पैसा आप प्राप्त कर सकें। आज का वीडियो इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।